नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं। आज बहुत ही पावरफुल वेबिनार लेने आया हूं। आज आपको जिस कैंडिडेट से मिलाने वाला हूं, ये मेरे खुद के गुरु हैं। जब मैंने कॉर्पोरेट करियर अपना स्टार्ट किया हुआ था, तो बहुत कुछ चीजें इन्होंने मुझे पग पग पर सिखाई थी और मैंने फिर ये फैसला किया क्यों ना आपको भी इनसे रूबरू कराऊं। इनकी एक्सपर्टीज ही इनका सब कुछ है। आज किसी भी कंपनी में जॉब इंटरव्यूज के रिलेटेड, किसी भी कंपनी में अगर आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना हो, तो ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि उसमें ये हर कैंडिडेट की हेल्प करते हैं। इनकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लाखों कैंडिडेट अपना करियर बना रहे हैं और आज फ्री में इनसे नॉलेज ले रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी कैंडिडेट हो, आज इस सेशन को छोड़िएगा मत। अगर आप भी अपने करियर में सक्सेसफुल एक कैंडिडेट बनना चाह रहे हो, आप भी एक अच्छे जॉब की तलाश में हैं और आप भी चाहते हैं कि ऐसा जॉब आपको मिले जिससे आपका करियर, आपकी लाइफ, आपका जो आगे की फ्यूचर की प्रोफेशनल प्लानिंग है, ये सब कुछ सिक्योर हो जाए, तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, किसका आप सबको इंतजार है, जिसके बारे में लगातार आप सबसे बहुत सारे सवाल भी आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, जिनसे आज करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस और इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे बड़ी बारीकी से कि आखिर एचआर कैसे घुमाते हैं, कैसे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं और कैसे एक कैंडिडेट अपनी इंट्रोडक्शन देकर अपने एचआर को, अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से खुश कर सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मनचाहा जॉब पा सकता है। इसके बारे में पूरी डिटेल मेरे साथ इस सेशन में। तो आप सबके बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा देवर्षि मिश्रा सर का और उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हमारे बीच आकर आप सबको कुछ गाइड करें आज बिजनेस के बारे में, जॉब इंटरव्यूज के बारे में, बिजनेस के कैटेगरीज के बारे में और कैसे एक कैंडिडेट, एक कंपनी सेलेक्ट करती है कैंडिडेट को और कैसे वो अपना जॉब जर्नी स्टार्ट कर सकता है। देवर्षि सर प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है देवर्षि सर। आज मेरे इस चैनल पे आपसे सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय दिया। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, हमारे जो व्यूवर्स हैं, आज तक आपको हमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा है, आपके द्वारा हजारों लाखों लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या रहा आपका बैकग्राउंड, कहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर। बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत, मुझे चैनल पे इनवाइट करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जिससे मैं आपके चैनल के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकूं। तो मेरा नाम देवर्षि मिश्रा है। बेसिकली मैं कानपुर से हूं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर बेसिकली, और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कानपुर से पूरी की। आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन इन कानपुर। उसके बाद आई डिसाइडेड टू परस्यू माय एमबीए, तो फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैंने दिल्ली में अपना एमबीए कंप्लीट किया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद सम प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस। फिर काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद में आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू मूव टू एजुकेशन इंडस्ट्री, और तब से अब तक ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, और ये मेरी जर्नी रही है। इस पूरी जर्नी में जो लोग मेरे साथ रहे, मैं अपने गुरुओं का, अपने मेंटर्स का, अपने सीनियर्स का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे पग पग पे सिखाया, और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर एक क्वेश्चन, जैसा कि अक्सर मैंने सुना है कि कानपुर के लड़के बड़े शरारती होते हैं, तो क्या आप भी बचपन में, जब स्कूल लाइफ में थे या कॉलेज वगैरह जब आपने किया, तो आप भी थोड़े से शरारती टाइप के थे? कह सकते हैं आप। जी हाँ, मैं भी शरारती ही रहा हूँ, और शरारती से ज्यादा क्यूरियस रहा हूँ, और एजुकेशन के अलावा आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। सो क्रिकेट में और टेबल टेनिस में मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड टेबल टेनिस, बट उसके बाद आई गॉट वेरी सीरियस अबाउट माई स्टडीज, और उसके बाद फिर इंडस्ट्री में जॉब करने लगा, और फिर चीजें आगे बढ़ती गई। आप कह सकते हैं कि समवेयर डाउन द लाइन मैं थोड़ा सा शरारती भी था, बट यस, मैं क्यूरियस ज्यादा था। क्या बात है सर। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब वो किसी सीनियर पर्सन को देखते हैं या फिर उनकी लेक्चर सुनते हैं, तो सोचते हैं यार ये उनका बचपना वैसा नहीं रहा होगा, लेकिन ये अच्छा लगा कि भाई हम भी, या फिर जो भी हमारे सीनियर लीडर्स आप देखते हैं जिनको चैनल्स पे या फिर जिनको टेलीविजन पे, हम भी ऐसे ही हैं। बस जिस प्रकार से सर ने बताया कि आपकी मेहनत ही आपको एक तरक्की का रास्ता बनाती है, और एज इट इज आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल ऑलरेडी सर बैठे हुए हैं। सर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसे हम स्टार्टिंग डेज की बात करें, तो एक स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि यार अभी थोड़ी सी स्ट्रगल है, 10वीं 12वीं एक बार पास हो जाए फिर तो लाइफ आराम से चलेगी। उसके बाद जब हम 10वीं 12वीं में पहुंचते हैं, तो फिर एक दिमाग में आता है यार अभी थोड़ा स्ट्रगल है, एक बार कॉलेज लाइफ में पहुंचे तो आसान होगा। कॉलेज लाइफ वाला भी हो सकता है यही सोचता होगा कि जब जॉब वगैरह करेंगे बढ़िया आराम। तो सर कहाँ ज्यादा आराम है सर आपके हिसाब से, कहाँ लगता है कि एकदम आराम है? देखिए, अगर मैं बात करूं स्ट्रगल की, तो
लर्निंग और स्ट्रगल दे आर लाइक वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप ये सोचते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लर्निंग खत्म हो जाएगी या स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, देखिए जब आप का एग्जिस्टेंस शुरू होता है, जब आप इस दुनिया में आते हैं, कहते हैं जब बच्चा माँ की कोख में आता है उसका स्ट्रगल तब से शुरू हो जाता है और वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक उसकी आंखें नहीं बंद हो जाती। उसी तरीके से भी लर्निंग का भी फिनोमिना है जो तब तक कंटिन्यू करता है जब तक आपकी आंखें नहीं बंद हो जाती। तो अगर आप ये सोचेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका स्ट्रगल बंद हो जाएगा, राइट, आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे या आपके लिए चीजें बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। करेक्ट सर, बहुत ही बारीकी से आपने एकदम बहुत ही अहम चीज को बता दिया। दोस्तों, ये ऐसी चीजें एक्सपीरियंस से ही मिलती है और ऑब्वियस ही बात है कि जब आप रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हैं, जब आप अपने करियर में स्ट्रगल करते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। दो ही चीजें, या फिर आप स्ट्रगल करके सीखें या फिर आप सर जैसे मेंटर को अपना गाइड बनाए, अपना कोच बनाए, जो आपको पग पग पर कुछ नई चीजें सिखाते हैं। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि एज अ जॉब एक्सपर्ट, एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आप कैंडिडेट्स को, बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब वो साइंस साइड चुने या कॉमर्स साइड चुने या आर्ट्स चुने, कौन से फील्ड में उनको बढ़िया जॉब, बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर सुकांत मैं बात करूं स्ट्रीम की, तो अपने आप को कभी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत पहले पेरेंट्स का भी ये थॉट प्रोसेस होता था कि बच्चा अगर आर्ट्स में है तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टैट्स की बात करेंगे, ओवरऑल सक्सेस की बात करेंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आर्ट स्ट्रीम से हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। तो इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस और वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, राइट। तीनों फील्ड में ही मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपने स्किल सेट और आप अपने टैलेंट के साथ क्या करते हैं, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, बट फिर आईआईटी में एडमिशन के बाद वो चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस, राइट। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं अपने स्किल सेट और अपने नॉलेज के साथ। किसी भी स्ट्रीम में आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से सर आपने बताया कि स्ट्रीम कोई भी हो, इंटरेस्ट अपना होता है और मेहनत अपनी होती है, एज इट इज, जैसा कि आपने बोला। सर, आपसे जानना चाहूंगा, सर आप कौन से स्ट्रीम से थे? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग साइंस मुझे मिली नहीं, तो आई ऑप्टेड कॉमर्स। और कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ने के बाद मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। दैट्स व्हाई आई डिड माय एमबीए, और फॉर्चुनेटली मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मुझे काम करते हुए काफी साल हो गए। सो आई पर्सनली बिलीव कि जो डिसीजन मैंने लिया था मैंने उसको जस्टिफाई किया। यस, कॉमर्स पिक किया था और कॉमर्स में मैं अच्छा कर रहा हूं। डेफिनेटली सर। सर, एक चीज जो अक्सर आता है कि एज अ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये चीज फेस करते हैं कि जब उनको कोर्स सिलेक्शन की बारी आती है, उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स या कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ ऐसे रिलेटिव्स अपनी राय देते हैं, या फिर कई बार बच्चे का फ्रेंड, मतलब जो स्टूडेंट का फ्रेंड होता है, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो उसकी बात को फॉलो करता है, मतलब उससे क्लियर गोल नहीं मिल पाता। तो आपको इसमें क्या लगता है सर कि मतलब पेरेंट्स या फ्रेंड्स, इसमें किसका ज्यादा रोल होता है, या फिर कैसे उसको आउटकम किया जाए, उससे कैसे उसको अपना सेल्फ डिसीजन लिया जाए उस एज पे? देखिए, दरअसल जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो काफी हद तक हमारे आसपास के सराउंडिंग से अफेक्ट होता है, बिकॉज हमें इंस्पिरेशन लेने के लिए किसी ना किसी तरफ जाना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमें किसी बड़े का एग्जाम्पल देते हैं कि आप इनके जैसे बनो, या हम किसी को आइडियलाइज करते हैं तो हम उसके जैसे बनना चाहते हैं। और ये मेरे साथ या किसी के साथ नहीं है, सबके साथ ही होता है, बिकॉज अगर आप बात करें तो हर किसी के लिए कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, राइट। बट मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको एक एक्सप्लोरर की तरह अपने आप को ढूंढना चाहिए, बिकॉज अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, तो इस दुनिया में केवल 2 से 10% लोग ही ऐसे हैं जिनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पता होता है कि उन्हें करना क्या है। बाकी ऑलमोस्ट 90% लोग बहुत लंबे समय तक अपना रियल पैशन ढूंढते रहते हैं और बहुत लेट लोगों को अपना रियल पैशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, हम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पता था कि उनको क्या करना है, राइट। तो जितनी जल्दी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दखल किया और फिर उसके बाद वो बने, राइट, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एक लंबे समय तक अपना पैशन, अपना रियल टैलेंट, अपना स्किल सेट नहीं मिलता है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस से डिसीजन लें, बिकॉज अगर आप इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेंगे तो हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप महसूस करें कि मैं इस चीज के लिए तो बना ही नहीं था। जैसे बहुत सारे बीटेक करने वाले कैंडिडेट इंजीनियरिंग पिक कर लेते हैं, ब्रांच पिक कर लेते हैं, और
थर्ड ईयर या फाइनल ईयर तक आते आते महसूस करते हैं कि नहीं यार, मुझे तो इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कुछ और करना चाहिए था। सो इट हैज बीन हैपनिंग। तो ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज कई लोग इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा अपने डिसीजन खुद लें, क्योंकि सफल हुए तो सुकून मिलेगा, और अगर फेल भी हुए तो इस चीज का सुकून मिलेगा कि ये आपका अपना डिसीजन था, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं चले थे, और आप उससे सीखेंगे जरूर। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात बता दी। हालांकि आपके एक्सप्रेशंस और आपके बताने का तरीका ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि यार डिसीजन अल्टीमेटली आपका अपना होगा। अगर सक्सेस भी है तो आपकी होगी, हार भी है तो आपकी होगी। बहुत बढ़िया सर। देवर्षि सर, लास्ट एक हफ्ते से लगातार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट था कि आप आ रहे हैं इस बार, जॉब में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत सारे सवाल भेजे हैं, और काफी सारे जो मेरे चैनल के व्यूअर्स थे, कुछ आपके लोगों भी, बहुत सारे उनके कॉर्पोरेट से लेकर अपने जॉब करियर से लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी सर, थोड़ा सा हम उन क्वेश्चंस पे मैं आपसे लाइव पूछना चाहूंगा आज, ताकि उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल पाए, उनके जॉब करियर में उनको कुछ ग्रोथ मिल पाए। तो सर, एक जो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया हुआ है सर, ये राजीव जी ने भेजा है हमारे इधर छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से, कि सर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी कॉर्पोरेट में, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है सर? मतलब क्या बेस्ट तरीका होगा? वैसे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और इवन दैट, लेकिन क्या ऐसा इंप्रेसिव वे होगा जिससे हम एचआर को, कंपनी को एक अपना बढ़िया इंट्रोडक्शन दे पाए सर? प्लीज इस पे थोड़ा सा आपकी तरफ से। सुकांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एक्चुअली, जिसका जवाब हर कैंडिडेट लगभग रोज ढूंढ रहा होता है जो इंटरव्यू देने जा रहा होता है। तो देखिए, हालांकि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ दे रहे हैं। अगर मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करूं तो बेसिकली दो तरीके के सेल्फ इंट्रोडक्शन होते हैं, एक जनरल सेल्फ इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है स्पेसिफिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। अब एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है और पहली बार अपने कॉलेज में इंटरेक्ट करता है अपने क्लास से, अपने टीचर से, अपने लेक्चरर से। वहां पर अगर वो इंट्रोडक्शन देता है तो वो इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन है उससे अलग होगा। यहां पर वो अपना जनरल सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा। बट अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपका स्पेसिफिक सेल्फ इंट्रोडक्शन चलता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में ऐसा बोलता हूं लाइक, हाय, माय नेम इज देवर्षि मिश्रा, आई एम फ्रॉम कानपुर, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय एमबीए एंड आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर, माय ब्रदर, माय मदर एंड मी। तो अगर आप इस इंट्रोडक्शन को देखें तो इस इंट्रोडक्शन में मेरी जनरल इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। बट अगर मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हर एचआर चाहता है मेरा स्पेसिफिक सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं अपने स्किल सेट, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, पर्सनालिटी ट्रेट्स, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशन के बारे में ज्यादा बात करूं। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकल वे में बताऊं तो देखिए, दो तरीके के मेथड आप यूज कर सकते हैं। एक मेथड है 80/20 मेथड, जिसमें 80% आप अपनी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करें, रिलेटेड विद योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, स्किल सेट, सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें। 20% आप जनरल बताएं अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, राइट। बिकॉज अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर एक कंपनी में एक कंपनी आई है जो एक इंजीनियर को हायर करना चाहती है, फॉर एग्जांपल से मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करना चाहती है, तो आप मुझे बताइए, क्या एचआर ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या आपकी हॉबीज क्या है? आमतौर पर लोग अपनी हॉबीज में प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक बताते हैं। वो सुनना ही ये चाहता है कि तुम्हारा टेक्निकल स्किल सेट क्या है, समर ट्रेनिंग में क्या किया है, इंटर्न में क्या किया है, सर्टिफिकेशन क्या किया है, टेक्निकली कितने साउंड हो। और कई कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, वो अपना जनरल सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते हैं जिससे एचआर इंप्रेस नहीं है। और टेलीफोनिक इंटरव्यू में तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन हो जाता है और कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि क्यों रिजेक्शन हुआ। क्योंकि अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू की बात करें तो 40 सेकंड में, बोलते हैं ऐसा एक्सपर्ट, 40 सेकंड में सुनने वाला अपनी राय बना लेता है कि उसको आपको नेक्स्ट राउंड ले जाना है या नहीं। क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा सकते, अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते, तो वो आपके केवल वर्ड्स पे आपको जज करता है। तो अगर आपने उसको केवल अपनी जनरल इंफॉर्मेशन दी तो आपने उसको क्लियर कट मैसेज दिया कि भाई टेक्निकल एस्पेक्ट तो आपने कवर किया ही नहीं। सो बेहतर ये तरीका है कि 80/20 मेथड यूज करें, जिसमें 80% अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहले बताएं, 20% आप जनरल बताएं। दूसरा मेथड इसका थोड़ा और इंप्रूव्ड वर्जन है जो 90/10 है। वहां पर आप 90% अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताएं और 10% अपनी जनरल इंफॉर्मेशन बताएं, राइट। और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पहले रखें, जनरल इंफॉर्मेशन को बाद में रखें। अगर आप ये मेथड ट्राई करते हैं तो आउट ऑफ 5 आप लगभग 4 इंटरव्यूज में एचआर को इंप्रेस करने में कामयाब रहेंगे। क्या बात है सर, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से आपने 80/20 एंड 90/10 का फॉर्मूला बताया। तो गाइज, उम्मीद करता हूं जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो ये फॉर्मूला अब लिख लीजिए आप,
आप इसको नोट बना लीजिए और नीचे नाम भी डाल के रखिए सर का, और इनके इवन दैट इसके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में आप बात करें, तो आप सर के चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल। हाँ, याद कर लेना, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल पे सर के बहुत सारे इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस है। सर अगला सवाल लेना चाहूंगा विनय कुमार जी का, बिहार से। ये लिखते हैं सर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और इधर उधर भटक रहा हूँ, जॉब कैसे सर्च करूं, मैं कहां से एक बढ़िया जॉब मेरे फील्ड्स के रिलेटेड या फिर मेरे स्किल सेट से रिलेटेड मैं कहां पे जॉब सर्च करूं, कैसे जॉब सर्च करूं सर? देखिए, जॉब सर्च के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स, अगर मैं बात करूं अगर इंडिया के जॉब पोर्टल्स की, तो टाइम्स जॉब है, Naukri.com है, Shine.com है, Monster है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता तो फ्रेशर के लिए एक स्पेसिफिक एक पोर्टल है जिसका नाम है firstnaukri.com, जो स्पेशली प्रेफरेंस देता है 12वीं पास बच्चों को, डिप्लोमा होल्डर्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। नाम याद रखिएगा, firstnaukri.com। मेरे चैनल पे उसका एक डिटेल वीडियो भी है, आप इस पर भी अपने लिए स्पेसिफिकली जॉब सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं बताना चाहता हूं इस जॉब पोर्टल के बारे में, तो ये naukri.com का ही है। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम्स जॉब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शाइन कर सकते हैं, मॉन्स्टर कर सकते हैं, इंडीड कर सकते हैं, Naukri.com कर सकते हैं, firstnaukri.com कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अपने शहर में जॉब ढूंढना चाहते हैं, और जो लोग नेट पे इतना नहीं बैठते, तो मैं बताना चाहता हूं हर वेडनेसडे टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइम्स एसेंट कॉलम निकलता है जिसमें आपके शहर से रिलेटेड जॉब होती है। और अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो टाइम्स एसेंट का एक पोर्टल भी है जहां से आप अपने पर्टिकुलर शहर में भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये पोर्टल्स हो गए जहां पर आप अपना रिज्यूमे या प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं, और इतने सारे प्रोफाइल्स पे अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बेहतर कॉल आएगी। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ी एडवाइस आप सबको देना चाहूंगा। देखिए, फ्रेशर्स इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर काफी टाइम स्पेंड करते हैं, और उनको हक भी है क्योंकि वो यंग एज में है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। बट अगर वो थोड़ा टाइम लिंक्डइन को भी देंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी करियर में मदद करेगा, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स और कंपनीज आपस में कनेक्टेड होते हैं। शुरू में आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक बहुत बड़े प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो जिसमें आपको कभी भी जॉब की दिक्कत ना हो, तो लिंक्डइन पर भी टाइम देना चालू करिए। शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन बाद में आपको मजा आने लगेगा, और जिस दिन आपको फायदा हुआ उस दिन आपको एहसास होगा ये कितना जरूरी है। तो मैं स्पेशली एडवाइस करूंगा, इन सारे जॉब पोर्टल्स के अलावा लिंक्डइन भी यूज करिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग बढ़ाइए। आप दोबारा ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे किसी से भी कि मुझे जॉब सर्च में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं। क्या बात है सर, एक एक चीज को आपने बड़ी बारीकी से समझा, और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है, यार लिंक्डइन का प्रमोशन करना हमारी मकसद नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना ये सर का एक मकसद है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने बताया कि अगर अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों के साथ बात करना चाह रहे हैं, तो लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके बारे में आपने डिटेल बताया। सर एक जो अगला क्वेश्चन मेरे पास आया, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, इवन दैट एक समय में मुझे याद है कि इसके लिए मैंने भी बहुत बार सर्च किया था गूगल पे कि मेरी रिज्यूम राइटिंग कैसी होनी चाहिए। सर रिज्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इंटरव्यू के लिए, एक जॉब के लिए। कैसा रिज्यूम मैं डिजाइन करूं कि एचआर तुरंत सेलेक्ट कर ले, सिलेक्शन हो जाए मेरे रिज्यूमे का, क्योंकि बहुत सारे लोग रिज्यूमे भेजते हैं लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को कॉल जाता है। तो आपके हिसाब से सर कैसा होना चाहिए रिज्यूमे राइटिंग, प्लीज? सुकांत, इस चीज का मैं बहुत टेक्निकल आंसर देना चाहूंगा, तो मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं कि होता क्या इंडस्ट्री में। देखिए, ग्लोबल मार्केट की बात करें, मैं इंडिया भी इसमें कवर कर रहा हूं, जितने सारे जॉब पोर्टल जिनका मैंने आपको नाम बताया, टाइम, शाइन, इंडीड, मॉन्स्टर, नौकरी, फर्स्ट नौकरी, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने का, जिसको कहते हैं एटीएस प्रोसेस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में यूज होता है। तो अगर आपका रिज्यूमे एटीएस का के फ्रेंडली नहीं है, तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं इसको सरल शब्दों में समझाता हूं। अगर आपने अपना रिज्यूमे इन सारे जॉब पोर्टल्स पर अपलोड किया, तो एटीएस सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपके रिज्यूमे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खोजने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे आईटी के हैं और बीटेक आपने कर रखा है, बीटेक आईटी के कैंडिडेट हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपके रिज्यूमे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखिए दैट यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेनी इंजीनियर की प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं, तो मेंशन करिए दैट आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफाइल ऑफ अ ट्रेनी इंजीनियर। अगर आप सारी पोजीशन के लिए ओपन है, तो आप लिखिए आई एम लुकिंग फॉर एंट्री लेवल पोजीशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इससे क्या होता है, क्लियर मैसेज जाता है। ये सारे जो आप अपने डिटेल्स मेंशन करते हैं अपने रिज्यूमे में, ये कीवर्ड का काम करते हैं। जैसे आपने ट्रेनी इंजीनियर डाला, तो ट्रेनी इंजीनियर एक कीवर्ड है।
जितनी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन होंगी जिसमें भी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंजीनियर का कीवर्ड आएगा तो वहां उतनी सारी कंपनीज को आपके रिज्यूमे के दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक के दौरान कुछ टेक्निकल लर्निंग हासिल की है तो मेंशन करें कि आपने ये टेक्निकल चीजें सीखी हैं। जब आप उसमें लिखते हैं कि आपको ये टेक्निकल चीजें पता हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन निकालती है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड होते हैं अगर वो आपके रिज्यूमे से मैच कर जाते हैं तो कंपनी आपको आपका रिज्यूमे कई बार शॉर्टलिस्ट कर लेती है, राइट। तो अपने रिज्यूमे में जो भी टेक्निकली आपने सीखा है उसको मेंशन करिए, अपना प्रोजेक्ट का डिटेल मेंशन करिए और उसमें मेंशन करिए टेक्निकल चीजें क्या सीखी। अगर सर्टिफिकेशन है तो टेक्निकल चीजें क्या सीखे। इससे क्या होता है, कई बार आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन से बहुत सिंक कर जाता है और जहां आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन से सिंक कर गया ऑटोमेटिकली आपका फायदा होता है और कंपनी ये सोचती है कि जिस तरीके का कैंडिडेट हम ढूंढ रहे हैं उस तरीके का ये कैंडिडेट है और आपके पास इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, वो अपने रिज्यूमे में बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, बस ये लिखकर छोड़ देते हैं दैट आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक, आई हैव कंप्लीटेड माय बीसीए या आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा, दैट्स इट। मेंशन करिए की पॉइंट्स में या की लर्निंग्स में सीखा क्या। जब आप वो मेंशन करते हैं तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप इस तरीके से अपना रिज्यूमे बनाते हैं, आपका रिज्यूमे अगर एटीएस फ्रेंडली है तो दुनिया की कोई भी कंपनी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जरूर। क्या बात है सर, आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, लिटरली मुझे भी अभी तक इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था किस हिसाब से सॉफ्टवेयर के जरिए इसको ट्रैक किया जाता है। मैं आपको एक और डेटा बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 90% फॉर्च्यून 500 कंपनीज 90% फॉर्च्यून 500 कंपनीज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करती हैं कैंडिडेट के रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने। क्या बात है सर, मतलब गाइस जितने भी व्यूअर्स हैं ये चीज आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने रिज्यूमे को, जिसके बारे में डिटेल्ड में ऑलरेडी सर ने अभी बहुत कुछ बताया। और भी अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप चैनल पे पूरी वीडियोस देख सकते हैं। सर के चैनल पे ऑलरेडी सर ने इसके ऊपर और डिटेल में बात की हुई है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा। कोई भी कैंडिडेट सर जब इंटरव्यू के लिए जाता है, लाइक शॉर्ट लिस्ट हो गया, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो दीपक पटेल जी पूछते हैं गुजरात से कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे बैठे, कैसे हमारा हाव भाव, कैसे सिटिंग बिहेवियर होना चाहिए ताकि मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे इंटरव्यूअर को। देखिए यहाँ पर इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे समझिए कि हर कैंडिडेट जो एक फ्रेशर होता है उसको इंटरव्यू का फियर होता है। एक्चुअली में उसको इंटरव्यू का फियर नहीं होता, उसको फियर ऑफ अननोन होता है कि जिसके सामने वो इंटरव्यू देने जा रहा है वो एक अननोन व्यक्ति है, वो उसको जज करेगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफलता दिलाएगी। आप इंटरव्यू से पहले अपने दिमाग को एक मैसेज दें कि जिस व्यक्ति के सामने आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उसको पहले से जानते हैं, वो आपका बडी नहीं है लेकिन आप उसको पहले से जानते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जैसे मैं सुकांत आपको जानता हूं, मैं अगर आपसे कभी भी कहीं भी मिलूंगा तो मेरा पहला फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर जो होगा वो कहीं से भी नेगेटिव साइन नहीं देगा आपको, राइट। बट अगर मैं आपको नहीं जानता और मुझे पता है कि आप मुझे जज करने वाले हैं तो शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो सकती है। तो अगर आप अपने दिमाग को मैसेज देते हैं कि आप सामने वाले को जानते हैं, राइट, तो आपको ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है और आपको मदद करता है अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने में, राइट। क्योंकि अगर आप अपने आप को पहले से डरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप केबिन में घुसेंगे डरी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ में और बहुत सटल वे में बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, आपका चेहरे पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले से बताएंगे कि आप जानते हैं तो आप घुसेंगे केबिन में और कहेंगे गुड मॉर्निंग सर। सामने वाले को नहीं पता आप डरे हुए हैं, एंजाइटी आपको है, बट आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ, और ये सबके साथ होता है सुकांत, सबके साथ होता है। आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि ये इंटरव्यू का जो प्रोसेस है इसको क्रैक करना एक आर्ट है और मैं इस सामने वाले बंदे को जानता हूं। तो जब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट करेंगे ये बताते हुए अपने आप को कि आप इसको पहले से जानते हैं, ऑटोमेटिकली उसको एक मैसेज जाएगा कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, जबकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन आप एक्ट कर रहे हैं दैट यू आर कॉन्फिडेंट। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल भी नेगेटिवली लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूं कि हाय सुकांत हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग सुकांत हाउ आर यू, तो देखिए मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ने कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई, राइट। दूसरी चीज, जब भी इंटरव्यू में बैठे तो हमेशा कोशिश करें कि आपका टॉर्सो, ये जो स्ट्रेट वाला सामने वाला पोजीशन है, ये स्ट्रेट रहे, राइट। आप कोशिश करें अपने हैंड्स के मूवमेंट्स को रोकें, ऑकवर्ड मूवमेंट करने से बचें, और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दाएं बाएं ना देखें, आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें। अब कई लोगों को आई कांटेक्ट मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो हमेशा याद रखें यहाँ पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एक इमेजिनरी डब्ल्यू बनाते हैं। अगर आपके सामने पैनल इंटरव्यू है तो भी आप सबकी तरफ एक तरफ से देखते जाएं, लेकिन किसी पर भी फोकस ना करें, नहीं तो क्या होगा, हो सकता है कि आप किसी एक पर ही फोकस करके रह जाएंगे और बाकी लोगों को लगेगा कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे। उसी तरीके से एक तरीका है, आप अपने दिमाग में एक डब्ल्यू पोजीशन क्रिएट करें जिससे आप सामने वाले को देख तो रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कंसंट्रेट कर रहे हैं उस डब्ल्यू फॉर्मेशन पे और सामने वाले को लग रहा है कि आप उसको देख रहे हैं, आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करता है। बहुत ही शानदार नॉलेज बताया सर आपने, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने
इस चीजों को एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे पास और भी आया है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दीपाली जी मेंशन करती हैं कि सर इंटरव्यू में अक्सर एचआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो समझ में नहीं आता कि क्या रिप्लाई करूं, अपनी बुराई अपने मुंह से कैसे करूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करिए सर, क्या होते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या इनके बताने का प्रोसेस होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सुकांत। अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो एक बहुत गोल्डन रूल याद रखिए कि आप अगर इंटरव्यू में अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बता रहे हैं तो स्ट्रेंथ्स में उन चीजों के बारे में बताएं जो आपको उस जॉब पर काम करने में मदद करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जॉब है जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टर से रिलेटेड है, राइट, जहां पर आपका काम टेस्टिंग करना होता है, आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, आपको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए उसके लिए, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स में ये बोलते हैं दैट यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कंपनी को, एचआर को लगता है कि यस, जो जिस तरीके का कैंडिडेट हम ढूंढ रहे हैं उस तरीके का ये कैंडिडेट है। तो अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करिए ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ये मांग रही है कि आपको बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर सर्विस में, कस्टमर रिलेशन में, बात करिए और बताइए दैट यू हैव वेरी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर कंपनी बोलती है जॉब डिस्क्रिप्शन में कि वो चाहते हैं कि कैंडिडेट की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तो बताएं दैट यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आपने बहुत सारे डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अगर कंपनी कहते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर एन एडेप्टेबल एम्प्लॉय, तो बताइए दैट हाउ मच एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल यू आर, जिससे कंपनी को एक क्लियर मैसेज जाएगा कि जिस तरीके का बंदा हम ढूंढ रहे हैं उस तरीके का बंदा है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करिए और उन स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए। और इन जनरल भी अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी एक ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाहती है जो एडेप्टेबल हो, चैलेंजेस लेना जानता हो, विजनरी हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, राइट, गो गेटर हो, इसके अलावा एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर हो। तो आप इन चीजों पर फोकस करें और इसके साथ साथ इस चीज पे जरूर फोकस करें कि जॉब प्रोफाइल में क्या हो दिया हुआ है। वीकनेस की बात करते हुए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वीकनेस के बारे में बात करते हुए कई बार अपने पर्सनैलिटी फ्लॉज के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर कंपनी आपसे आपकी वीकनेस के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको अपने चरित्र की कमियां नहीं बतानी चाहिए, अपने व्यक्तित्व की कमियां नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने बोल दिया कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, कंपनी यहाँ पर तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है कि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड है तो हमारे यहाँ तो प्रोफाइल में बहुत ज्यादा कस्टमर इंटरेक्शन होता है, आप कस्टमर से लड़ जाएंगे। या आपने बोला कि कंसंट्रेशन की कमी है मुझ में, तो कंपनी कहेगी हमारा जिस तरीके का काम है इसमें बहुत इमेंस कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तीसरा, अगर आपने बोला कि मैं अपने काम को अपने तरीके से करना पसंद करता हूं, मेरी इंट्रोवर्ट, तो कंपनी कहेगी हमारे यहाँ तो मैक्सिमम टीम वर्क ही होता है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका मत दीजिए, कभी भी पर्सनैलिटी फ्लॉज के बारे में मत बात करिए। जैसे आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप लेजी हैं, आप कमिटेड नहीं हैं, या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या आप टीम में काम नहीं कर पाते, या ओवर पॉजिटिव हैं, इस तरीके की बात मत करिए। ये नेगेटिव चीजें हैं जो आपका रिजेक्शन करा सकती है। बजाय इसके आप इस तरीके का आंसर दे सकते हैं जो बड़ा ही स्मार्ट है। आप बोल सकते हैं दैट आई कंसीडर इंग्लिश एज माय वीकनेस। इन द इनिशियल फेज ऑफ माय करियर आई वाज फेसिंग टू मच प्रॉब्लम विद इंग्लिश, बट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। तो देखिए, यहां पर आपने ये बताया कि इंग्लिश आपकी वीकनेस है, लेकिन आप आंसर इंग्लिश में दे रहे हैं और आप कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अपनी वीकनेस को लेकर सीरियस थे, सीरियस हैं और सीरियस होंगे और आपने इंप्रूवमेंट किया। इसके अलावा बोल सकते हैं आई फाउंड चॉकलेट वाज माय वीकनेस, बट आई फाउंड दैट कंज्यूमिंग टू मच चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो आई हैव reduce the intake of it। तो ये कहीं से आपके कैंडिडेचर पे फर्क नहीं डाल रही है, राइट। तो आप इस तरीके से स्मार्ट आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। या आप ये बोल सकते हैं कि आई एम वेरी इमोशनल टुवर्ड्स माय फैमिली व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। तो कुछ इस तरीके की चीजें बताएं और कोशिश करें पर्सनैलिटी फ्लॉज के बारे में ना बात करें। बहुत बढ़िया सर। लाइक स्ट्रेंथ में हमको जैसा देश वैसा भेष बनना पड़ेगा, जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट आएगी उसके हिसाब से हम रेडी हो जाएं। एंड वीकनेस के बारे में भी आपने बताया कि पर्सनैलिटी वाइज ना बात करें, आप उसको अनदर तरीके से प्रेजेंट करें। सर एक जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमने बहुत बात कर ली कि स्टूडेंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, स्टूडेंट को किन किन टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंपनी वाइज पूछा है कैंडिडेट ने, पूछते हैं कि सर मेजर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एक कंपनी कैंडिडेट में चेक करती है, मतलब क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंपनी के हिसाब से कैंडिडेट में होना चाहिए ताकि वो जल्दी सेलेक्ट कर ले। तो कौन कौन सी चीजें पे फोकस किया जाता है सर आपके हिसाब से? देखिए सुकांत, अगर मैं बात करूं तो इसके दो पहलू हैं, एक तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। तो मैं यहाँ पर फोकस करूंगा ज्यादा फ्रेशर कैंडिडेट्स पे। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो देखिए, कंपनी कहीं ना कहीं जानती है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप रिसेंटली पास आउट हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। तो कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप में क्लैरिटी सबसे पहली होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बहुत टेक्निकल आपको आंसर दूं इस चीज का, तो मैं कई इंटरव्यूज का पार्ट रहा जहां पर रिज्यूमे प्रेजेंट किया गया कैंडिडेट का, कंपनी ने पूछा व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। रिज्यूमे देखने के बाद में रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव कुछ और लिखा है, कैंडिडेट कह रहा है आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो जो कैंडिडेट ने अपने रिज्यूमे में लिखा है उसने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया,
और मैं एक्सपर्ट की बात करूं तो 80% से ज्यादा रिज्यूमे केवल इस क्वेश्चन पे रिजेक्ट हो जाते हैं। एक्सपीरियंस एचआर आपको इसी बात पे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपके रिज्यूमे में कुछ और लिखा होता है और आप बात कुछ और कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज है क्लैरिटी, क्योंकि कंपनी जानती है कि आप फ्रेशर हैं, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, उसके मिशन विजन वैल्यूज के बारे में, उसके अवार्ड्स के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, उसकी मार्केट रेपुटेशन के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में और कम से कम उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपको जॉब रोल के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने आए उसमें क्या टेक्निकल काम करना हो, राइट। इसके अलावा कंपनी ये देखती है कैंडिडेट में कि क्या आप एम्प्लॉयबल हैं, क्या आपको ट्रेन करके उस लेवल पे बनाया जा सकता है, आपको इनिशियल ट्रेनिंग के बाद में आपको उस लेवल पे रखा जा सकता है जहां पर आप एक टीम प्लेयर से एक टीम लीडर के रोल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कंपनी ये भी देखने की कोशिश करती है कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। अगर मैं इन टोटलिटी बात करूंगा तो कंपनी सबसे पहले क्लैरिटी देखती है कि आपको कंपनी के बारे में पता भी है कि नहीं, आपको जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है कि नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी टेक्निकल नॉलेज, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेके कितने कॉन्फिडेंट है। देखिए यहां पर घूम फिर कर क्लैरिटी ही आ रही। और लास्ट क्वेश्चन की इफ सिलेक्टेड आप कब तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, तो कंपनी यहां पर भी क्लैरिटी ही मांग रही है। तो यहां पर आपको बहुत स्मार्ट तरीके से आंसर करना पड़ता है। हर स्टेटमेंट में आपको कंपनी को कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करना होता है कि आप बहुत क्लियर है उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, आप बहुत क्लियर है उस प्रोफाइल पर काम करने के लिए, और अगर आपको मौका मिला तो कंपनी के साथ लंबे समय तक के लिए काम करेंगे। एक चीज पर फोकस करिए, दैट इज अटमोस्ट क्लैरिटी। क्लैरिटी अबाउट कंपनी, जॉब प्रोफाइल, योर कैंडिडेचर, योर स्किल सेट, योर सर्टिफिकेशन, योर स्ट्रेंथ्स। व्यूअर्स, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो हमने पूछा उसमें से भी मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, जो कि भारती त्रिवेदी जी ने पूछा है मुंबई से। पूछती है, सर बहुत बार हमको इंटरव्यूअर मतलब सैलरी में नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है, मतलब वो उसकी ये होती है मेरी कम सैलरी में काम हो जाए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी होती है तो इसलिए हमको सैलरी नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आती है। कैसे करें एक बढ़िया सैलरी नेगोशिएशन, कैसे मनचाहा सैलरी मिल सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपकी तरफ से। देखिए सुकांत, अगर मैं सैलरी नेगोशिएशन की बात करूं तो देखिए, अगर मैं फ्रेशर लेवल की बात करूं तो हर कंपनी का एक बजट पहले से डिसाइडेड होता है किसी भी एक प्रोफाइल के लिए। अगर मैं एंट्री लेवल की पोजीशन की बात करूं तो आपने भी बहुत सारी कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, इसमें वो मेंशन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जो सैलरी ब्रैकेट है दैट इज बिटवीन 20 to 25,000। अब कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं, सैलरी रेंज नहीं पढ़ते हैं, और कभी भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टैली करने की कोशिश नहीं करते कि इंडस्ट्री में उस प्रोफाइल के लिए क्या सैलरी रेंज ऑफर की जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कंपनी ऑफर कर रही है 15 से 20,000 रुपए और कंपनी आपसे पूछती है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, और आप बोल देते हैं 50,000। तो यहां पर आप एक रीजन दे देते हैं एचआर को आपको रिजेक्ट करने का, बिकॉज उनको बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी है। और देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं, जब कंपनी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए इतना बजट है तो वो उसी पर ही कंटिन्यू करेगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपनी लाइफ में बजट डिसाइड करते हैं अपना, कि अगर हमें मोबाइल लेना है तो हम मोबाइल पर इतना खर्चा करेंगे और इससे ज्यादा अगर होगा तो हम अपना प्लान ड्रॉप करेंगे। उसी तरीके से कंपनीज का हर प्रोफाइल से रिलेटेड एक पर्टिकुलर बजट होता है और कंपनी उस पर ही स्टिक करती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होता जाता है वैसे वैसे आपका सैलरी रेंज बढ़ जाता है। सैलरी नेगोशिएशन करते समय हमेशा कुछ पर्टिकुलर टिप्स याद रखें, कभी भी अपनी तरफ से कोई फिगर मत कोट करें, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी आपसे पूछती है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन और आपने बोल दिया आई एम एक्सपेक्टिंग 20,000। अब हो सकता है कंपनी आपको 30,000 रुपए दे सकती है, बट क्योंकि आपने अंडर कोट कर दिया इसलिए कंपनी कहेगी ओके डन। तो पहले फिगर कोट करना आपके लिए चैलेंजेस बढ़ा सकता है। सो रादर देन दैट कोशिश करें कि अपने से तुरंत कोट मत करें जितना हो सके। वैसे ऐसा मुश्किल होता है बट कोशिश करें ऐसा ना करें। अगर कंपनी आपसे पूछती है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो आप एक डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं दैट आई हैड गॉन थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी एंड व्हाट आई हैव लर्न्ड दैट दिस कंपनी ऑफर्स अ वेरी गुड सैलरी पैकेज टू फ्रेशर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिस्पेक्टेबल सैलरी पैकेज। मैं एक आदर्श, एक सम्मानित पैकेज एक्सपेक्ट करता हूं कंपनी से। अब देखिए रिस्पेक्टेबल पैकेज की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती कि वो कितने में आता है। रिस्पेक्टेबल मतलब कंपनी आपको अच्छा ही ऑफर करेगी। तो आप ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, काफी हद तक ये काम करता है। और कहते हैं कि सैलरी नेगोशिएशन 3 से 5 फेजेस में होता है। तो शुरू में अपनी तरफ से फिगर कोट करने से बचें, और अगर आपको फिगर कोट भी करना है तो कोशिश ये करें जो आपकी रियल टाइम एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा ऊपर कोट करें, जिससे नेगोशिएशन भी आता है तो फाइनली आपको उतना तो मिल जाए जितना आप
चाहते हैं। करेक्ट सर। सर बहुत ही शानदार तरीके से आपने नेगोशिएशन स्किल के बारे में बताया। इवन दैट हमारे बिजनेस के फील्ड में भी बहुत नेगोशिएशन करता है, कस्टमर आके करता है, तो नेगोशिएशन के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये कॉर्पोरेट नेगोशिएशन की जो आपने आज कला बताई ये कहीं नहीं मिलती। तो जितने भी व्यूअर्स हैं आपको ये बताते हुए मुझे थोड़ा सा मतलब खुशी होगी कि सर ने अपना वैल्यूबल टाइम दिया सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो इस चीजों को सीख सके, जान सके। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा ये रामबाण होने वाला है आपके सेशन के लिए, आपके करियर के लिए। और सवाल तो हमारे पास 70 से ज्यादा है, लेकिन समय के अभाव के कारण आज इस सेशन में मैं इतने ही सवाल सर से पूछना चाहूंगा। जितने भी सवाल आपके इंटरव्यू से रिलेटेड आपके दिमाग में अभी भी चल रहे हो तो ये आखिरी मौका है कि आप फटाफट जाइए देवर्षि सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मंथली उनके बहुत सारी वीडियोस समय समय पे जॉब इंटरव्यूज के रिलेटेड अपडेट उनके चैनल पे आपको मिलते रहेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहां से मिलते रहेंगे। सर एक थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड भी चीजें मैं बताना चाहूंगा, मतलब आपसे पूछना भी चाहूंगा एक तरीके से। एज अ बिजनेस एक्सपर्ट मैंने एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया सर, जहां पे हम फिजिकली बच्चों को बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस इन द सेंस कि अगर वो कैंडिडेट सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाह रहा है, इसके ऊपर छोटा सा हमने वेंचर स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम उसको 90 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए, और रेडी करते हैं। सर बिजनेस की माइंडसेट के लिए आपका क्या राय है सर? क्या ये किस लेवल तक सही है, क्या इसमें बेस्ट है, क्या क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कुछ आपकी राय क्या है सर? नहीं, बिल्कुल सुकांत, देखिए अगर आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या इवन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए बेसिक लेवल पे ये सब चीजें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो किस तरीके से अपने फिनेंसेस को मैनेज किया जाता है, इसको लेके कोई बहुत प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं, राइट, बेसिक लेवल पे। तो अगर आप इस तरीके का एक ऑप्शन ला रहे हैं जिसमें कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता चल रहा है कि वो किस तरीके से बिजनेस ट्रिक्स, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एचआर प्रैक्टिसेस के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीख सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं हर कैंडिडेट को कहना चाहूंगा ये बहुत काम आने वाला है। बिकॉज अगर आप बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज एन ओवरऑल डेवलप, राइट। अगर आप बात करेंगे तो इसमें सारे पहलू कवर होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बाकी चीजों की, तो आपको अपने करियर के हर पड़ाव पे इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ेगा, जहां पर आपको महसूस होगा कि यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी। आपको बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस के इन्स आउट्स, ट्रिक्स, ट्रेड्स पता होने चाहिए, आपको एचआर प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको पीपल मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपके काफी सारे वीडियोस देखता हूं और मैंने आपके वीडियोस में देखा आप पीपल मैनेजमेंट पे काफी फोकस करते हैं, तो मुझे वो एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बिजनेस के अलावा पीपल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बिजनेस की बात की जाए तो बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स एक प्रोसेस पे बात करते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पीपल मैनेजमेंट भूल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं एक बिजनेस की भी, तो एक बिजनेस भी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल है। तो आपके चैनल पर जब मैं पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड कंटेंट को देखता हूं, सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि यस, ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने चैनल के थ्रू बता रहे हैं और जो आपके व्यूअर्स के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज आप प्रोसेस बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पीपल मैनेजमेंट का गुण नहीं है तो आप लोगों को बहुत लंबे समय तक खुद से जोड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपको एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है या अगर आपको बिजनेस सक्सेस चाहिए, तो बिजनेस इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। करेक्ट सर, एकदम करेक्ट बोला आपने। एंड एक इंपॉर्टेंट बस आपसे यही करना चाहूंगा रिक्वेस्ट सर कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अगर बता पाए कि आपके अंतिम वर्ड्स क्या होंगे जॉब इंटरव्यूज के रिगार्डिंग, आपकी लास्ट गाइडेंस क्या होगी, ताकि इस सेशन को फिर हम एंड की तरफ प्रोसीड करें सर। मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि एक्सप्लोर करिए अपने इनसे, अपने रिज्यूमे पे सबसे ज्यादा काम करिए, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पे बहुत काम करिए और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करिए, जिससे आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कर सकें जिससे कंपनी आपको कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे मुद्दों पे बहुत ही गहरा प्रकाश डाला और उम्मीद करता हूं कि जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी आज आंखें खुल गई होंगी। मतलब जॉब इंटरव्यूज में भी इतनी सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता ना हो, काफी सारे लोगों को जिनको पता था उनको भी बहुत बारीकी से आज बहुत कुछ आपने बताया। सर आपके कुछ अपने तरफ से एक्सपीरियंस, कुछ आपके अपने अनमोल वर्ड्स जो आज आप इन व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को देना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीजें वो फोकस करें अपने लाइफ में, अपने करियर में, आपकी तरफ से सर कुछ आपके वर्ड्स। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अननेसेसरी मोटिवेशन की तरफ मत भागे। जैसे आजकल मार्केट में मोटिवेशन की बात होती है
तो एक बहुत बेसिक फंडा समझिए, एक बेसिक सच समझिए कि आपको मोटिवेशन से ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत। मोटिवेशन की आपको जरूरत कब पड़ती है? जब आप क्लियर नहीं होते हैं, जब आपको अपना पाथ नहीं दिखता। तो क्लैरिटी अगर आपको है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो दो तरीके का मोटिवेशन होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से आता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से आता है। तो जो मोटिवेशन आपके अंदर से आ रहा है, जो क्लैरिटी आपके अंदर से आ रही है कि मुझे यही करना है, वो आपको आपके करियर में आगे बढ़ाएगी। तो सबसे पहली चीज तो क्लैरिटी पे फोकस करिए। ये छोटे छोटे डोजेस की तरफ, मोटिवेशन की तरफ मत भागिए, क्लैरिटी पर काम करिए। दूसरी चीज, उन सारी चीजों को तवज्जो दीजिए, प्राथमिकता दीजिए जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अननेसेसरी ऐप्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो शिफ्ट करिए लिंक्डइन पर, शिफ्ट करिए जॉब पोर्टल्स पर, इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपकी असली पहचान आपके करियर से होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग करिए बहुत जबरदस्त, जिसमें आप उन लोगों के सानिध्य में आइए, कॉन्टैक्ट में आइए जो आपको सही चीज बता पाए, सही राय दे पाए, जिससे आप सही डिसीजन ले पाए। चौथी चीज, अपने स्किल सेट पे काम करिए, क्योंकि स्किल सेट ही एक ऐसी चीज है जो इंश्योर करेगी कि आपका करियर कहां जाएगा। पांचवी चीज, एक एक्सप्लोरर की तरह, एक रिसर्चर की तरह हर बार कुछ नया 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 सीखते रहिए। ये आपको आगे भी बढ़ाता रहेगा और ये आपको नई पॉसिबिलिटीज खोजने के लिए हमेशा तैयार रखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। अपने एबिलिटीज में फेथ रखिए और हमेशा एक चीज याद रखिए कि हर किसी की एक जर्नी है। कुछ लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर से सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल वो नहीं होते जो रुक जाते हैं या थम जाते हैं। अगर आप स्लो भी चल रहे हैं तो भी आप एक समय के बाद एक मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। कोशिश करिए चीजों को जल्दी सीखने की, समझने की और उनसे आगे बढ़े। इस चीज से बिल्कुल डिसअपॉइंट ना होइए कि लोग आपके लिए क्या परसेप्शन लेके चल रहे हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका परसेप्शन खुद के लिए क्या है। इस चीज पर काम करिए। गाइस, व्यूअर्स जितने भी आज यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं, बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी करना चाहते हैं अपने जॉब के महाभारत को पार, तो अभी भी समय है। सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, फटाफट जाइए देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके इस जॉब रूपी महाभारत का बोल सकते हैं, आपकी नौका पार कराएंगे। जॉब रूपी महाभारत को आपको विजयी कराएंगे और आपके साथ कदम से कदम आपकी एक एक चीजों के लिए सर हेल्प करेंगे, एक एक चीजों के लिए आपको गाइड करेंगे। सर, मैं और मेरी टीम, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों का सिलसिला तो ऑब्वियस सी बात है जारी रहेगा और दोबारा भी हम आपको इनवाइट करेंगे किसी और रूप में हमारे ही चैनल पे, ताकि आप फिर से हमारे व्यूअर्स की नैया पार लगाएं और उनको नौकरी के लिए, उनको जॉब के लिए जो भी तकलीफें आ रही है उसमें आप उनको उद्धार करें। तो सर, टीम और मैं, हम सब मिलकर आपसे इजाजत चाहेंगे और आपकी कीमती समय के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे। तो गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब आज के शानदार सेशन के साक्षी बने और सर ने अपना कीमती समय दिया आप सभी के लिए। ऐसे बहुत सारे सेशन करता रहता हूँ। आज सर है हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम अपने चैनल पे बुलाते रहते, इसलिए ये चैनल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट लाइक करके, शेयर करके उत्साह बढ़ाइएगा। और हाँ, हर वो कैंडिडेट जो जॉब की तैयारी कर रहा है, जिसको कंफ्यूजन है, जो अपने जॉब में क्लैरिटी नहीं ले पा रहा, अपने रिज्यूमे को बार बार रिजेक्शन से परेशान हो चुका है, वो सर के चैनल पे चले जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोगों को खोजना ना पड़े, आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इस शानदार सेशन का साक्षी बनने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।